नमस्कार। भारत की वायुसेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होने जा रही है। एक ऐसी डील जो हमारी हवाई ताकत को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन इस पूरी डील के बीच एक सवाल है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और वो है सोर्स कोड का सवाल। क्या ये भारत को मिलेगा? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? और जो 2016 में डील हुई थी, उससे इस बार क्या अलग होने वाला है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी में, जहां हम डिफेंस डील्स और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को सिंपल, लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत को इन जेट्स की इतनी तत्काल जरूरत क्यों है, राफेल को ही क्यों चुना गया, ये सोर्स कोड का पूरा विवाद आखिर है क्या, और ये मेक इन इंडिया के भविष्य को कैसे आकार देगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत को अभी इसी वक्त 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अनिवार्यता है। जरा इस चार्ट को देखिए। इंडियन एयरफोर्स की जो सैंक्शन्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो है 42। ये संख्या इसलिए तय की गई है ताकि हम 2 मोर्चों पर एक साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन हमारी मौजूदा ताकत सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स की है, और एक स्क्वाड्रन में आप जानते ही हैं लगभग 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं। तो ये हमारी ज़रूरत और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। MiG-21, MiG-27 और जाग्युआ जैसे हमारे पुराने विमान अब रिटायर हो रहे हैं, जिससे हमारी स्क्वाड्रन संख्या घटकर 28 तक आ सकती है। ये भारत के लिए एक रेड सिग्नल है। अगर हम तुरंत नए विमान नहीं खरीदते हैं तो एक सीरियस एयर पावर गैप पैदा हो जाएगा, जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस गैप को भरने के लिए राफेल को ही फिर से क्यों चुना गया? ऐसा क्या है इस जेट में कि भारत इसी पर दोबारा दांव लगा रहा है? इसके कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला, राफेल का परफॉर्मेंस। इसे इंडियन एयरफोर्स ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में परख कर देखा है और ये खरा उतरा है। दूसरा, ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब ये हवाई श्रेष्ठता, डीप स्ट्राइक और समुद्री हमले सब कुछ कर सकता है। और हाँ, राफेल को दोबारा चुनने से हमारा कीमती समय बचेगा, करीब 5 से 7 साल, जो किसी भी नए विमान की टेस्टिंग में लग जाते। साथ ही क्योंकि हमारे पास पहले से ही 36 राफेल है, तो लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग का खर्च भी कम आएगा। और आखिर में फ्रांस के साथ भारत के जो मजबूत और भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अब बात करते हैं लागत की। इस पूरी डील की जो अनुमानित कुल कीमत है, वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि एक विमान लगभग 2800 करोड़ रुपए का पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ विमान की कीमत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 2800 करोड़ रुपए की लागत है, वो सिर्फ प्लेन की नहीं है। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट। इसमें मीटियोर और स्कैल्प जैसी दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइलों का हथियार पैकेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लंबे समय तक मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और सबसे जरूरी, भारत के हिसाब से किए जाने वाले खास सुधार, ये सब कुछ शामिल है। चलिए अब आते हैं इस डील के सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सोर्स कोड का विवाद। सच कहूं तो यही इस पूरी डील का केंद्र बिंदु है। तो ये सोर्स कोड आखिर है क्या? देखिए, आज के जो मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, वो असल में उड़ने वाले सुपर कंप्यूटर हैं। सोर्स कोड वो कोर सॉफ्टवेयर है जो विमान के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसके रडार से लेकर उसके हथियारों तक। इसे आप विमान का डीएनए भी कह सकते हैं। जिसके पास सोर्स कोड का कंट्रोल होता है, असल में वही उस विमान को कंट्रोल करता है। और विवाद की जड़ यहीं पर है। भारत चाहता है कि उसे सोर्स कोड का ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, ताकि वो अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सके, भविष्य में ब्रह्मोस जैसे भारतीय हथियारों को बिना फ्रांस की इजाजत के इंटीग्रेट कर सके। वहीं डसॉल्ट, जो इसे बनाती है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। उन्हें डर है कि इससे रिवर्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। और फ्रांस की ये चिंता काफी हद तक जायज़ भी है, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अमेरिका अपने सबसे एडवांस्ड F-35 का सोर्स कोड अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं देता। रूस Su-30 MKI का सिर्फ पार्शियल एक्सेस देता है। तो पूरा सोर्स कोड ना देना सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा, ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है। अगर आपको डिफेंस से जुड़े मामलों में दिलचस्पी है और ये विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब इस डील के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं।
ये डील मेक इन इंडिया और भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है और ये पिछली डील से इतनी अलग कैसे है? तो सबसे जरूरी बात ये है, 2016 में जो 36 राफेल खरीदे गए थे वो सभी 100% फ्रांस में बनकर आए थे। लेकिन इस नई 114 विमानों की डील में लगभग 85% विमान भारत में बनाए जाएंगे। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। प्लान कुछ ऐसा है कि पहले 12 से 18 विमान सीधे फ्रांस से बनकर आएंगे ताकि हमारी तत्काल ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और बाकी के लगभग 100 विमानों का निर्माण भारत में होगा, शायद टाटा जैसी किसी कंपनी के साथ मिलकर। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। अब क्योंकि पूरा सोर्स कोड मिलना तो मुमकिन नहीं है, भारत एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। भारत की कुछ मांगें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं होगा। जैसे भारतीय हथियारों को इंटीग्रेट करने के लिए ब्लैक बॉक्स एक्सेस, यानी एक ऐसा सेफ इंटरफेस जो हमें अपने हथियार जोड़ने की आज़ादी दे। इसके अलावा युद्ध जैसी स्थिति में विमान का पूरा कंट्रोल और भविष्य के अपग्रेड्स में कोड डेवलपमेंट की शर्त भी शामिल है। तो अब आगे क्या होगा? डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इसे क्लियर कर दिया है। अब ये प्रस्ताव रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS के पास जाएगा, जो आखिरी मंजूरी देगी। CCS की मंजूरी के बाद ही ये डील कानूनी रूप से पक्की होगी। तो अंत में एक सोचने वाला सवाल ये उठता है कि आपके हिसाब से एक एडवांस्ड फाइटर जेट की डील में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? विमानों की संख्या, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता? और ऐसे ही डिफेंस से जुड़े विश्लेषणों के लिए मेगा माइंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।